हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन जॉइंट फैमिली इन इंडिया। भारत में संयुक्त परिवार, इस पे आज हम लोग इसका मीन्स, डेफिनेशन, टाइप्स एंड इसके मेरिट डिमेरिट सारे देखा जाएगा। इसका कंक्लूजन किया जाएगा। और आज की डेट में भी इंडिया में जॉइंट फैमिली है या नहीं है, कितने परसेंट है। सबसे पहले तो ये होता है कि गांव में रहने वालों की पॉपुलेशन हमारे इंडिया में 70% से अबव है। और जो नगर है, उद्योग है, शहर है, वो विदेशियों की देन है। वो सब व्यापार करने के उद्देश्य से आए। सूरत में, पंजाब में, जहाँ जहाँ खोले वहीं वहीं धीरे धीरे विकसित होकर आज कुछ प्रांत हमारे नगरीकृत हैं, औद्योगिकृत हैं। अब बिहार यूपी में नहीं खोले तो देखिए इधर के लोग बदहाल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। और इसको चलते हुए गांव के ही लोग भाग भाग के उधर शहरों में जाते हैं नौकरी करने के लिए। और वही शहरों में जा रहे हैं तो धीरे धीरे ज्वाइंट फैमिली, अपनी फैमिली, बच्चे लेके चले जा रहे हैं, पत्नी बच्चे, और ज्वाइंट टूट के एकाकी होता जा रहा है। वो वहीं जाके रच बस जा रहे हैं। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण की देन है कि हमारा संयुक्त परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, विघटित हो रहा है। उसका रूप धीरे धीरे एकाकी परिवार लेता जा रहा है, जिसको मूल या नाभिक या न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया, भारत में कितने परसेंट ज्वाइंट फैमिली रह गई है और ज्वाइंट फैमिली से कितने मेरिट हैं, उसके क्या क्या पॉजिटिव वे में हम उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। और जॉइंट फैमिली को संयुक्त परिवार की या भारतीय संस्कृति की, इंडियन कल्चर की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। और संयुक्त परिवार के लिए बहुत सारे डेफिनेशन हैं। आइए उसमें से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो संयुक्त परिवार क्या है। संयुक्त परिवार में 50 से 60 सदस्य भी हो सकते हैं। इसमें कम से कम 3 पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा हैं, आप हैं, फिर आपके बच्चे हैं, तो 3-4 पीढ़ियों के सदस्य जो भी जिंदा रहेगा सब तो संयुक्त परिवार में ही रहता है ना। अब ना शहरों में धीरे धीरे आपके वृद्ध सेवा केंद्र, वृद्धाश्रम सब खुल गया है। लोग उसमें बच्चों को, अब बूढ़ों को भेज दे रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था और आज भी नहीं है। 70% से एबव पॉपुलेशन ऐसी है जो पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रही है। और अभी भी गांव में वो अपने परंपरागत कृषि व्यवस्था को करके पूरी समाज को चला रही है। इसमें संयुक्त परिवार में सीधे अर्थ देखें तो इसमें 2 से 3 पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। 50 से 60 कम से कम सदस्य होते हैं। अगर 4 भाई हैं तो चारों भाइयों के 2-2 4-4 बच्चे रहेंगे। उसको मिला करके संयुक्त परिवार चलता है। और संयुक्त परिवार में क्या होता है, संयुक्त संपत्ति होती है जिसके स्वामी सभी लोग होते हैं। एक छत होता है जिसके नीचे सभी लोग रहते हैं, मतलब एक मकान होता है। एक रसोई होती है जिसमें पका भोजन पूरा परिवार करता है। अब इसको भी अलग अलग राइटरों ने अलग अलग ढंग से अपना परिभाषित किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका मीन्स तो हो गया कि सभी लोग ज्वाइंट रूप से रहते हैं, एक कमाता है सब खाते हैं, एक मुखिया होता है, सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति जो परिवार का, उसी के निर्देशन में पूरा परिवार रह के अपना काम करता है। भारतीय सामाजिक संरचना की एक विशेषता के रूप में संयुक्त परिवार प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है। वेद, पुराण, स्मृतियाँ, ग्रंथ, स्मृतियाँ, मनुस्मृति में भी उठा के देखिए, उसमें भी लिखा हुआ है। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया है। और आज भी हमारे इंडिया में 70% से अब पॉपुलेशन संयुक्त परिवार में रह रही है, जिसका कहीं गुजारा नहीं होता है। कोई व्यक्ति रोगी है, दुखी है, वृद्ध है, असहाय है, तो संयुक्त परिवार क्या है, ऐसे लोगों के लिए ज्वाइंट स्टॉक बीमा कंपनी के समान है। कुछ दिन के लिए अगर आपको कहीं जाना है, संयुक्त परिवार है, तो आप छोड़ के जा सकते हैं, अपना काम करके आ सकते हैं। जो परिवार के मेंबर हैं वो आपका काम संभाल लेंगे, आपके पति बच्चे को संभाल लेंगे, आपकी फैमिली को संभाल लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति एकाकी में है वो तो कहीं नहीं जा सकता है, उसको अपना हमेशा वहीं सर्विस करते रहना है, सेवा देना है। तो आइए संयुक्त परिवार का कुछ परिभाषा देखते हैं। पडिक्कर ने कहा है कि सैद्धांतिक रूप से असंबंधित होते हुए भी ये दोनों संस्थाएं, जाति और संयुक्त परिवार, व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि जाति कहीं न कहीं संयुक्त परिवार का पूरक है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और संयुक्त परिवार क्या है, तो इरावती कर्वे ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है। किंशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इनकी बुक का नाम है। इन्होंने क्षेत्रीय आधार पे परिवार, समाज को नातेदारी के आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे पूरा समाज का अध्ययन करके दक्षिण भारत के गांव का अध्ययन किया। उसके बेस पे चचेरे नमेरे फुफेरे वगैरह का पूरा डिटेल प्रस्तुत किया है। इनकी बुक का नाम है किंशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। उसमें उन्होंने डेफिनेशन दी है। क्या कहा है देखिए, कहा है कि एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में पका भोजन करते हैं, एक ही संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं, और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं, ब्लड रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इतनी बड़ी परिभाषा इनकी परिभाषा पढ़ लीजिए तो आपको अर्थ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये है इनका श्रीमती इरावती कर्वे की परिभाषा। फिर IP देसाई महोदय हैं, इन्होंने लिखा है कि हम उस गृह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ रहते हैं, जिसके सदस्य अपना साथ रहते रहते संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों कर्तव्यों द्वारा भी
संबद्ध होते हैं। सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर देसाई ने कर्वे की परिभाषा को सहमत दी है और उसमें कुछ शब्दों को उसमें जोड़ दिया है। और फिर दिया है BR अग्रवाल ने संयुक्त परिवार को परिभाषित किया और कहा है कि संयुक्त परिवार के सदस्य परिवार और धर्म, पूंजी के सामूहिक विनियोग, आय के सामूहिक उपयोग आदि के लिए परिवार के वयोवृद्ध सदस्य की सत्ता के अधीन होते हैं तथा जन्म, विवाह और मृत्यु के अवसर पर सामूहिक भोज में जो खर्च किया जाता है वो सबकी संयुक्त सम्मिलित संपत्ति से ही उसको निकाला किया जाता है। सबको एक जैसा कपड़ा, सबको एक जैसा भोजन, सबको एक जैसा सब कुछ संयुक्त परिवार रहता है तो उसमें सबको सेम सारी चीज़ें मिलती हैं, होती हैं। फिर है डॉक्टर दुबे, SC दुबे, डॉक्टर श्यामाचरण दुबे, इनकी बुक का नाम है द कमार। उसमें लिखा है कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रह रहे हों, उनमें निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हो, एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें एक सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जाता है। एक राइटर है जॉली महोदय। जॉली महोदय ने कहा है कि न केवल माता पिता, संतान, भाई और सौतेले भाई संबंध स्थापित पर रहते हैं, बल्कि कभी कभी उनकी कई पीढ़ियां तक की संतानें, पूर्वज और समानांतर संबंध भी इसमें शामिल कर रहते हैं। हम लोग का, जैसे हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हम लोग का एक मिट्टी का मकान था, उसमें पूरे खानदान के लोग, कम से कम 20 घर के लोग रहते थे बहुत पहले। तब एक ही वो पानी के लिए कोई साधन भी नहीं था, वो कुआं से लोग पानी निकाल निकाल के पीते थे और कितनी तकलीफें झेल के महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। तब ऐसे शौचालय वगैरह भी नहीं अवेलेबल थे, सब लोग खेत में ही जाके निपटते थे और कितनी सारी दिक्कतों का सामना करते हुए चूल्हे पे खाना बना के और उतना लोग एक साथ भोजन करते थे। पुरुष थे तो बाहर जाकर खेत में काम करते थे, अपने कृषि को अच्छे से अंजाम देते थे। महिलाएं घर में जांता पीस के और ओखल मूसा से धान चावल सब कूट के बना के सबको भोजन कराती थी और फिर फिजिकली रूप से भी सब लोग शुद्ध सही रहती थी। तो ये होता था संयुक्त परिवार। अब संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं भी हैं, चलिए विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं में सबसे पहला है सामान्य निवास, सब लोग एक ही जगह रहते हैं, एक छत के नीचे सभी लोग रहते हैं। सामान्य रसोई घर, एक रसोई में पका भोजन सभी लोग खाते हैं। फिर सामान्य संपत्ति, सभी लोग सामान्य एक ज्वाइंट संपत्ति के स्वामी होते हैं सम्मिलित रूप से, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे पैसा रुपया हो, जायदाद हो, मकान हो, सब लोग उसके स्वामी होते हैं सम्मिलित रूप से। सामान्य पूजा या धार्मिक कर्तव्य, पूजा पाठ भी सब लोग एक स्थल पे करते हैं, सबका एक देवता होता है, एक देवी होती है, सब लोग एक साथ आरती गाते हैं, एक साथ पूजा पाठ में एक साथ भोग लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उससे सबके अंदर एकता वैमनस्य दूर हो जाता है और एकता सामंजस्य का भाव पैदा होता है। सह संबंध में स्थायित्व, बड़ा आकार, अधिकार और दायित्व, सामान्य सामाजिक प्रकार, परिवार का ऐच्छिक वातावरण, सहयोगी व्यवस्था और सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण, तुलनात्मक स्थायित्व। अदर समाजों के देखने के बावजूद आप देखेंगे कि इसमें स्थायित्व तुलनात्मक पाया जाता है। संयुक्त परिवार एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के समान है, एक राइटर की परिभाषा है, लूसी मेयर का भी है। संयुक्त और एकाकी परिवारों में अंतर आप देखेंगे तो संयुक्त परिवार में 2 से 3 पीढ़ियों के सदस्य होते हैं, एकाकी में सिर्फ 1 पीढ़ी से 2 पीढ़ी होती है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। पति पत्नी होंगे, उनके अविवाहित बच्चे होंगे, बच्चों से सहित या रहित। संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है, उसका न्यूक्लियर फैमिली का छोटा होता है। इसमें 2 से 3 पीढ़ियों के सदस्य होता है, इसमें 2 ही पीढ़ी के होते हैं। संयुक्त परिवार में बालकों के व्यक्तित्व के विकास पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि एकाकी परिवार में बालक से लेके बीवी बच्चे सब पे ध्यान दिया जाता है, सब पे फोकस करते हैं, सबकी राय भी ली जाती है। संयुक्त परिवार में सिर्फ वयोवृद्ध व्यक्ति ही जो कह देता है सबको मानना होता है, जबकि एकाकी परिवार में क्या होता है, पति पत्नी बच्चे सबकी राय ली जाती है। संयुक्त परिवार में पत्नियों महिलाओं का उतना ज़्यादा सम्मान नहीं होता था, पुरुषों के इशारे पे उनको नाचना होता था, उनके कहे बातों को मानना होता था। लेकिन एकाकी परिवार में पत्नियों की भी राय ली जाती है, उनको भी सम्मान दिया जाता है, प्रतिष्ठा प्रेस्टीज समाज में दी जाती है। संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों को संपत्ति सामूहिक रूप से होती है, जबकि एकाकी परिवार में सबका नाम होता है, नाम वाइज सब कुछ अलग अलग होता है। संयुक्त परिवार के फायदा क्या है, इससे लाभ क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, मेरिट क्या है। तो सबसे पहला है शासन संबंधी, फिर धार्मिक कार्य, मार्गदर्शन, मनोरंजन, बच्चों के लालन पालन में योगदान, श्रम का उचित उपयोग, संपत्ति के विभाजन से बचाव। सबका संयुक्त रूप से अगर खेती बाड़ी है, ज्वाइंट रूप से हो रहा है तो सभी लोग जाके साथ काम कर रहे हैं, ज़्यादा अनाज पैदा होता है, ज़्यादा मेहनत भी सब लोग को बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं करनी पड़ती है और मेड़ डाट छाटना काटना नहीं पड़ता है। संयुक्त रूप से अच्छा खेती बाड़ी हो जाए तो समझ लीजिए भरपेट भोजन के लिए और पूरे साल अपनी व्यवस्था के लिए किसान रख सकता है। अगर उत्तर भारत में आप हैं, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है पूरे इंडिया की, तो उसका कारण यही है क्योंकि वर्ष भर यहाँ पे अनुकूल मौसम रहता है, तीनों मौसम आते हैं, गर्मी जाड़ा बरसात, 4-4 महीने, और सबका आनंद हम लोग लेते हैं और अधिकांशतः सारी फसलें होती हैं और कुछ नहीं मिलेगा तो आपको भरपेट भोजन और कपड़ा। लॉकडाउन में जब सारी व्यवस्था स्थगित हो गई है, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, चौपट हो गए, सब भाग भाग के गांव में आए, तो कम से कम रहने के लिए मकान का भाड़ा तो नहीं देना पड़ता है, रेंट नहीं देना पड़ता है, पीने के लिए पानी का आपको चार्ज नहीं देना होता है, और नहीं तो
मेहनत करके अगर आप खेत में अपने अनाज फसल उगा लें तो आपको कुछ नहीं तो भरपेट भोजन आपको आराम से अवेलेबल हो सकता है। इसीलिए पूरे इंडिया की सबसे ज़्यादा आबादी आपको यूपी में ही मिलेगी। तो ये हो गया श्रम विभाजन है। इसके अलावा संकट का बीमा है, संस्कृति की रक्षा, अनुशासन और नियंत्रण, ये सब है आपके संयुक्त परिवार के कार्य। सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और देश सेवा। अगर एक एक परिवार संयुक्त परिवार अपने में सदस्यों को डिसिप्लिन में रखे अगर, तो वही एक एक बच्चा ही तो जाके स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, सीमा पे सैनिक बन के जा रहा है, या कहीं दुकान में मॉल में वो विक्रेता बन के बेच रहा है। तो हमारे आपके घरों से ही वो बच्चे निकल के, चाहे वो छात्र बने, नेता बने, पीसीएस बने, आईएएस बने, जो भी बने, उनके अंदर वो गुण जाएंगे, जो उनके संस्कार हैं वो हर जगह दिखेंगे। तो वो जो हमको कहाँ से मिलता है, अपने परिवार से मिलता है, संयुक्त परिवार से मिलता है। संयुक्त परिवार में हमको बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करना भी बच्चा सीखता है। ज़्यादा लोगों के बीच में रहने से उसका डेवलपमेंट जल्दी होता है, वो बोलना जल्दी शुरू कर देता है, चलना जल्दी शुरू कर देता है, उसके दांत जल्दी निकल आते हैं। उसका लोग कहते हैं माँ के गर्भ में भी माँ जैसी एक्टिविटी, जैसे लोगों को देखती है, जैसी एक्टिविटी करती है, वैसा असर पड़ता है। तो माँ अगर जॉइंट फैमिली में है, ज़्यादा लोगों के बीच में है, चीज़ों को शेयर करके खाना, लोगों के साथ एडजस्ट करना, दुख सुख से सामूहिक रूप से झेलने की कैपेसिटी है, तो वो बच्चे के अंदर भी अपने आप चीज़ें आ जाती हैं। आप लोग सुने होंगे, बहुत अच्छे से उदाहरण है उनका अभिमन्यु का, किस तरह से सुभद्रा के गर्भ में उन्होंने सुना था 6 फाटक तोड़ के, 7वें में उनकी माँ सो गई, अर्जुन कहानी सुना रहे थे वो भी सो गई, उसकी वजह से बच्चा भी सो गया, बच्चा सो गया तो 7वें में जाके उसकी कितनी दुर्गति हुई और कितना दुर्दांत मृत्यु हुआ था, कैसे उसको मारे थे, कितना कष्टकारी उसका दृश्य था। पूरे महाभारत में मुझे लगता है उतने कम उम्र के बच्चे को इतने सारे महारथी मिल के मारते हैं, और सिर्फ इसका एक ही दोष है कि उनकी माँ सो गई तो वो भी सो गया। तो आप अपने माँ के घर में, बच्चा जब गर्भ में रह के इतना सीख रहा है, तो बाहर आने के बाद तो जाहिर सी बात है कि आप हमारे आपके जैसी एक्टिविटी, जैसा आचरण रहेगा, बिना कहे बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि परिवार मानव स्वभाव की पोषिका है, कूले ने कहा है। इसके अलावा कहा है कि परिवार ही सामाजिकरण का पहला साधन है, जिसमें माता का चुंबन और पिता का दुलार, इसी से बच्चा सीखता है। परिवार में ही बच्चा के लिए माँ का नेतृत्व क्या होता है, भावात्मक नेतृत्व। माँ भी डांटेगी फिर दुलार भी करेगी, लेकिन पिता का नेतृत्व क्या होता है, साधक नेतृत्व। जब किसी से नहीं डरता बच्चा तो लोग कहते हैं कि अरे जल्दी से लिखो नहीं तो पापा आ जाएंगे, ऐसे बच्चा डर जाता है। तो उसका पिता का नेतृत्व साधक होता है, माँ का भावात्मक नेतृत्व होता है। परिवार ही बच्चे की पहली पाठशाला मानी जाती है। परिवार के बाद बच्चा स्कूल जाता है, बच्चों के बीच ग्रुप में बैठना, उठना, बोलना, चालना, सारी चीज़ें सीखता है। सीखते सीखते धीरे धीरे उसका सामाजिकरण होता है। फिर वापस 4 घंटे से 6 घंटे वो स्कूल में रहता है, वापस फिर परिवार में आता है। फिर वो परिवार के सदस्यों के बीच जैसा आपकी एक्टिविटी होगी, जैसे आपके व्यवहार होंगे, जैसे आपके फैमिली का माहौल होगा, उसका असर बच्चे पे पड़ता है। इसीलिए लोग लेके भागते हैं शहरों में, नगरों में, महानगरों में, विदेशों में लोग चले जा रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। पहले के लोग भी आप देखेंगे, अम्बेडकर थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सारे लोग विदेशों से पढ़ के आए थे उस टाइम में। वहाँ के महाराजा वगैरह उनको छात्रवृत्ति के रूप में वही देते थे, विदेश भेज देते थे पढ़ने के लिए, फ्री में जाके पढ़ के आते थे छात्रवृत्ति के रूप में, जो कि आज के डेट में जो पैसे वाले लोग हैं वो भेज दे रहे हैं। अपने इंडिया में ये है, जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर माना जा रहा है आपका कोटा, राजस्थान में जो है शिक्षा दीक्षा के लिए। जिसके पास उतना पैसा वही नहीं भेज पाएगा, सब लोग तो भेज नहीं पाएंगे। नॉर्मल इंसान जो जहाँ है वहीं से पढ़ के कुछ बच्चे निकल जा रहे हैं, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई सिविल सर्विस में। मोस्टली बच्चे यूपी बिहार से ही निकलते हैं, क्योंकि यहाँ की इतनी अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी है कि जिसे त्रस्त आके बच्चे या फैमिली के सारे मेंबर यही सोचते हैं कि अगर बच्चा मेहनत करे और उस पद को प्राप्त कर ले तो उनके घर की कई पीढ़ियों की गरीबी दूर हो जाएगी, और उनका जो एक परंपरागत ढांचा गरीबी का बना हुआ है वो फिनिश हो जाएगा। तो ये तो हो गया संयुक्त परिवार के कार्य। संयुक्त परिवार विघटित क्यों होता है, तो अभी मैंने कहा ना, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये सब की देन है, जिसके कारण लोग अपना बच्चों को, फैमिली को लेकर चले जा रहे हैं। एक कारण वो हो गया। एक कारण है कि ज़्यादा भीड़ हो जाने से, ज़्यादा जनसंख्या हो जाने से लोग कहते हैं बर्तन ज़्यादा है तो टकराएगा जरूर, तो टकराव रोज़ झगड़ा से अच्छा है कि अलग अलग अपना कर लीजिए, अपना अपना खाइए।